हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैंने देखा कि आप लोग कितना ज़्यादा कंसर्न करते हो मेरी हेल्थ को लेकर, और काफ़ी सारे लोगों के आपके मैसेजेस मैंने देखे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और एक प्रकार का अटैचमेंट जो है वो मेरा आप लोगों से बिल्डअप हो चुका है। मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने कहा भी था कि सर मतलब कुछ समय बाद बनाने देना लेक्चर, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। तो देखिए, आप लोग का ये जब मैं कंसर्न देखता हूं तो मेरा मन ही नहीं करता है कि आप लोग को मैं वेट कराऊं। राइट, मेरी कोशिश तो हमेशा ऐसी ही रहती है, बट क्या करूं, अभी कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो इसके लिए जो है वो बड़ी दिक्कतें आ रही है। और अभी भी मैं जैसे कि अभी एट प्रेजेंट आपको कमिट नहीं कर सकता कि बिल्कुल ऑन टाइम मैं आप लोग को लेक्चर दूंगा। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है आप लोग को ऑन टाइम लेक्चर देने की। राइट, और बट प्रॉब्लम ये ना, जैसे कि अभी संडे का दिन था तो वो सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ एक ही रूम में था। इवन मैं खाना खाने के लिए भी नीचे जा नहीं पाया, मतलब फैमिली के साथ बैठ के नीचे खाना खाता हूँ तो कुछ नहीं हो पाया। पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ यहीं पे रूम में हुआ और बड़ी दिक्कत हुई थी। कल तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था और अभी भी है इवन सीवियर पेन। इंजेक्शंस भी ले लिए बट देन टू रिलीफ नहीं हो रहा है। तो वो क्रॉनिक पेन ऐसे ही होता है। अब क्या करें, क्रॉनिक डिजीज ही कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ नहीं कर सकते अब इसका। तो बियर कर रहे हैं अभी 2-4 दिन और, शायद ऐसा लग रहा है कि रहेगा, फिर शायद चला जाए। कुछ कह भी नहीं सकते उसके बारे में भी। तो देखिए, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेंशन बिल्कुल मत लेना अगर थोड़ा सा लेक्चर डिले होता है तो, क्योंकि अभी भी मैं कमिट नहीं कर सकता कि क्या पता मैं इस लेक्चर को पूरा बना भी पाऊँ या ना बना पाऊँ, क्योंकि आज सुबह से बड़ी दिक्कत हुई है और अभी लेट नाइट अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो फिर मैं लेक्चर बनाने बैठा हूँ। और हालांकि स्लाइड वगैरह तो मैंने रेडी कर रहा था जैसे से करके, लेटा लेटा हुआ, कभी एक करवट पे कभी उस करवट पे, तो लैपटॉप लेके जाता था, कुछ ना कुछ करता था जितना हो सके। बस अब यही चल रहा है। अब क्या करें, अभी 2-4 दिन की बस गाइस बात है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल ऑन टाइम चीजें प्रोवाइड कराऊं। राइट, और आप बोलते हो हालांकि मुझे रेस्ट करने वगैरह की भी, बट क्या करूं यार, आप लोग से अटैचमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि मन भी नहीं करता मेरा कि आप लोग को वेट कराऊं मैं। ठीक है, बस 2-4 दिन का ऐसा रहेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि कोई टॉपिक मैं छोड़ूं या कुछ चीज जो है वो मैं स्किप करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और ये बात मेरे रेगुलर व्यूअर्स काफी अच्छे से जानते हैं। और आप लोग कहोगे कि सर आपने संडे को कहा था वो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज देने का, तो गाइस देखो, मेरी भी पूरी इच्छा थी वो देने की और मैं कुछ भूला नहीं हूं, ये वाली बात भी आप मतलब ये मत सोचिए कि मैं भूल ही गया इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को। हालांकि मैं आप लोग को वो टॉपिक्स पूरे पढ़ा चुका हूं, बट आई टोल्ड यू कि मैं आपको उसको एक सिंगल वीडियो में दूंगा। राइट, वो मुझे पता है क्योंकि मैं जो काम करता हूं उसमें आपको जो भी कमिट करता हूं, सामने बुलेटिन बोर्ड है, तुरंत वहां पर मैं जो है वो चिपका देता हूं पेपर पे। राइट, और एक व्हाइट बोर्ड भी, उस पर भी लिख देता हूं मैं जाकर कभी कभी जो भी चीज रहती। तो आप मैनेजमेंट को लेकर तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अगर मैंने कुछ यहाँ पर कमिट किया कि मैं करूंगा तो वो करूंगा। राइट, अब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि वो चीज डिले हो रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, उस चीज की मैं बोलता हूँ। और बाकी ये लेक्चर में भी थोड़ा सा टाइम का इशू होगा, उसको प्लीज बियर करिएगा। राइट, चलो एनीवेज, अब हम लोग फाइनली लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड अगेन वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, काफी अच्छा लगता है आप लोग के मैसेजेस वगैरह देखकर। सो गाइस, फाइनली अब लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, जहां पर हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को कवर करते हैं। आज हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज पेपर 1 और पेपर 3 दोनों के टॉपिक्स हम लोग को आज न्यूज में नहीं देखने को मिले हैं। तो पेपर 2 की पहली न्यूज में बात हो रही है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो देखो गाइस, परिसीमन आयोग, ये काफी ज्यादा हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है, बट न्यूज में जो चीज है दैट इज एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो चीज एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। मेनली आप लोग को डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है ये चीज प्रिपेयर करनी है। परिसीमन आयोग के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखो, इस पर हम लोग ज्यादा टारगेट करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे और बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग को चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि डीलिमिटेशन होता क्या है। तो देखो, डीलिमिटेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आपको पता होगा हमारी पूरी कंट्री जो है उसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम लोग को देखने को मिलती है एट प्रेजेंट। राइट, और अगर हम लोग बात करें 1950 1951 की, तो उस समय 314 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ करती थी। राइट, तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। क्योंकि देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का बढ़ना या घटना, या उसके टेरिटरी, उसके एरिया का भी बढ़ना या घटना, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री फिक्स की जाती है या फिर उसकी लिमिट्स को फिक्स किया जाता है, ये जो पूरी ओवरऑल प्रोसेस होती है उसको हम लोग डीलिमिटेशन कहते हैं। और ये पूरी चीज किसके ऊपर बेस्ड होती है? पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड। आपको पता होगा इसकी, एक इंसान अगर एक एरिया पर रह रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट पर या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लेता हूं मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रह रहा है,
तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा लाइफ लॉन्ग 100% हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा एक बंदा जो है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ रहेगा। क्वाइट पॉसिबल कि वो जॉब के लिए या वेरियस रीजंस होते हैं, कुछ लोग मैरिज वगैरह करके जो है वो दूसरे एरिया चले जाते हैं, दूसरे स्टेट्स चले जाते हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं, है ना। तो लोग बाग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सेटल होते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज। इसके अलावा एक और चेंज किस तरीके से हो सकता है पॉपुलेशन का, हम लोग को देखने को मिल सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे कि अभी बढ़ती हुई आ रही है हमारी पॉपुलेशन, और इवन ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक आते आते हम लोग चाइना को जो है वो ओवरटेक कर जाएंगे। पहले साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना यह था कि 2050 तक हम जो है वो नंबर 1 कंट्री जो है वो बन जाएंगे पॉपुलेशन वाइज, चाइना को ओवरटेक करके। बट अभी काफी सारे रिसर्चर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि 2030-35 तक जो है वो हम लोग टच कर जाएंगे, अपनी पॉपुलेशन जो है वो हमारी चाइना को ओवरटेक कर जाएगी। तो ऐसा मैंने आप लोगों को काफी सारी रिपोर्ट्स के बारे में भी पढ़ा है। तो देखो पॉपुलेशन एकदम से बढ़ेगी हमारी, तो ऑब्वियस ही बात है कि रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो अनइक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखो एक एरिया पर अगर जैसे मान के चलो इतना सा एरिया, ठीक है, इस एरिया पर के लिए एक एमपी हम लोग को देखने को मिलता है जो कि चूज किया जाता है, ठीक है। अगर और इस एरिया पर रहते हैं 10 लोग, और अगर हम लोग मान के चलें इतना बड़ा एरिया, यहां पर अगर रहते हैं 50 लोग, तो कितने एमपी को चूज किया जाना चाहिए? 5 एमपी को। अब देखो यहां पर एरिया से कोई मतलब नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस ज्योग्राफिकल एरिया से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब है तो नहीं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटअप की जाती है, मैंने आपको बताया था प्रोसेस के बारे में कि ये पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है। आपको और प्रैक्टिकल तरीके से मैं बताऊं तो इस मैप को देखो, आप ये वाले मैप को देखो, ये पूरी की पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट एरिया। अब आप लोग में से सभी लोग को आइडिया है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम लोग को जंगल वगैरह देखने को मिलते हैं, यहां पर पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा कम है, राइट। अब इतना बड़ा एरिया, ये वाले एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वहीं अगर आप दिल्ली में देखो तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कितनी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहां पर, राइट। कितनी छोटी हम लोग को एरिया दिल्ली और उसके आसपास का या फिर पूरी जगह पे आप देख लो। अगर आप इस एरिया को कंपेयर करो तो यहां पर भी हम लोग को राजस्थान देखने को मिलता है, यहां पर आप देखो गुजरात वाला ये एरिया आपको देखने को मिलता है, जहां पर लोग जो है वो काफी कम है, राइट। सेटलमेंट जहां पर काफी कम है। और मैंने आपको क्या बताया था कि पूरा खेल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेट करने का वो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ये क्यों पॉपुलेशन को चुना गया? क्योंकि गाइस हमारी पॉपुलेशन ही, अगेन वो उस वाली चीज पर जो मैं आपको बता रहा था कि हमारी पॉपुलेशन ही जो है वो चूज करती है एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है, जो कि पॉपुलेशन के बिहाफ में लोकसभा पे या पार्लियामेंट पे या फिर इवन स्टेट्स की भी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने को मिलती है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये खेल पूरा जो गेम है ये पूरा हमारे रिप्रेजेंटेटिव का गेम है, और इसी के लिए ही ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सेटअप की जाती है, राइट। और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर इक्वल उसका रिप्रेजेंटेशन हो। ये आपको पता होगा कि हमारी जो लोकसभा है वहां पर 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर 543 जो सीट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो हमारी पूरी कंट्री के एरिया को ये कवर करती है, और नॉट इवन एरिया, पूरी कंट्री के पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। तो मेन फोकस इज ऑन पॉपुलेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एरिया से तो मैटर करती नहीं है कुछ चीजें, इंसान वोट देता है ना कि एरिया के हिसाब से वोटिंग डिसाइड की जाती है। क्योंकि एक इंसान का एक वोट हम लोग को देखने को मिलता है, 1 वोट 1 वैल्यू, ये प्रिंसिपल जो हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें ये तो नहीं है कि कोई एक इंसान के पास घर, वो मतलब उसका वोट जो है वो तभी गिना जाएगा जब उसके पास एक घर होगा या उसकी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, ऐसा कुछ नहीं है ना हमारे यहाँ प्रिंसिपल। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है? 1 वोट 1 वैल्यू का, एक इंसान उसका एक वोट। तो इसीलिए पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो मेजर टारगेट किया जाता है, मेजर फोकस किया जाता है। आई होप कि आपको ये वाली चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए हमारी पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वो पूरी पॉपुलेशन को कवर कर पाए और पूरे इंडिया को, पूरी टेरिटरी को कवर कर पाए। तो दैट इज द मेजर फोकस, राइट। इसके अलावा फेयर डिवीजन होना चाहिए ज्योग्राफिकल एरियाज का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको एडवांटेज मिले, दूसरे को एडवांटेज ना मिले इलेक्शन वगैरह में। तो इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि अगर मान के चलो कि एक बड़ा एरिया है, अब अगर इस एरिया में अगर 10 लोग रह रहे हैं और इतने से एरिया में 10 लोग रह रहे हैं, तो उसका तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ना। यहां पर भी एक ही एमएलए सेलेक्ट किया जाएगा 10 लोगों के लिए, यहां पर भी एक ही एमएलए सेलेक्ट किया जाएगा 10 लोगों के लिए, या फिर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि स्टेट वाइज की बात करें तो लेजिस्लेचर हम लोग को, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग को देखने को मिलती है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें सेंट्रल लेवल पर तो पार्लियामेंट हम लोग को देखने को मिलती है, आपको पता होगा, राइट। तो ये पूरा एक गेम हम लोग को ये मेजर इस प्रकार से देखने को मिलता है। जो चीज आप लोग को बस क्लियर, अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना है, बस उससे ज्यादा और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे की कुछ और फैक्चुअल बात करें तो आर्टिकल 82, हमारा आर्टिकल 82 कहता है कि हमारी पार्लियामेंट जो होती है वो हर सेंसस के बाद जो है वो डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो लागू करती है। और हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होता है, हर सेंसस के बाद ये प्रोसेस होती है जहां पर
डिसाइड किया जाता है जो एरिया जो होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा और कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, दैट इज डिसाइडेड हेयर आफ्टर एवरी सेंसस। तो ये आर्टिकल 82 कहता है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तक तो हमने देखा कि 10-20 सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि 2002 के बाद से हम लोगों ने इस चीज को, इस प्रोसेस को फ्रीज कर दिया था 2026 तक के लिए। हमने कहा था कि 2026 तक जो है वो हम लोग जो है वो 2026 तक कोई भी इस प्रकार की डीलिमिटेशन नहीं करेंगे और 2026 के बाद जो भी सेंसस आएगा उसके अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिली थी। इसके अलावा आर्टिकल 170 भी आप लोग को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 170 स्टेट्स के लिए कहता है कि स्टेट जो होनी चाहिए उसके अंदर भी इस प्रकार से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होनी चाहिए कि मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हासिल किया जा सके, राइट। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। और स्टेट जो होती है उनको भी डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो लागू करना रहता है और हर सेंसस के बाद हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और एक बार कानून जो है वो लागू हो जाता है उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट डीलिमिटेशन कमीशन सेट करती है और इसी के बारे में आप लोग को पढ़ना था, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचने के लिए ये पूरी प्रोसेस से होता हुआ पहले आप लोग को गुजरना पड़ता है, उसके बाद फिर डीलिमिटेशन कमीशन का काम आता है। क्योंकि पूरी चीज कंप्लीट होने के बाद, सेंसस कंप्लीट होने के बाद, कानून जो है वो मतलब लागू होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट का रोल सामने आता है। यूनियन गवर्नमेंट सेट करती है डीलिमिटेशन कमीशन को, देन डीलिमिटेशन कमीशन जो होती है वो ये पूरी प्रोसेस करती है जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में डीलिमिटेशन के समय पे समझाते हुए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और पहला डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कब हुई थी? तो देखिए 1950-51 में हम लोग को पहली डीलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिली थी, सॉरी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, राइट। उसके बाद फिर डीलिमिटेशन कमीशन बैठी थी और ये एक्सरसाइज जो है ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो लेकर आए थे इलेक्शन कमीशन की मदद से। क्योंकि पूरा जो इलेक्शंस होते हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन का जो होता है वो बहुत बड़ा रोल हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन की हेल्प जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। और डीलिमिटेशन कमीशन जो था पहला वो 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन जो है हम लोग को अभी तक 4 बार देखने को मिला, 1952, 1963, 1973 और 2002। फिर 2002 के बाद फ्रीज कर दिया गया पूरी चीजों को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह को, एरियाज वगैरह को 2026 तक के लिए, राइट। और ये कानून, इस इन कानून के थ्रू जो है ये लागू हुआ था। तो ये बस एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक फैक्ट जो है वो इन सब चीजों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। और अभी तक जो है 1981, 1990 बाद फिर 2002 के बाद हम लोग को नहीं देखने को मिला, राइट। और डीलिमिटेशन कमीशन जो होते हैं गाइस ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इस कमीशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये किसके साथ मिलकर काम करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं, जो मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। इसके अलावा इस कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं? रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हम लोग को यहाँ पर नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। और इसके काम की अगर हम लोग बात करें तो काम के बारे में पूरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी है कि बाउंड्रीज वगैरह जो है वो सेट करना, कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, उसकी कितनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो देखो नंबर एंड बाउंड्रीज बोथ मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में पहले बताया था कि 1950 और 51 में हमारी 314 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, राइट नाउ इट इज 543, राइट। तो क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का बढ़ना या घटना, ये दोनों चीज पॉसिबल है। उसका एरिया का बढ़ना या घटना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये वाली चीज भी आप याद रखो, इस प्रकार की चीजें आपसे स्टेटमेंट वाइज जो है वो पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा ये भी आइडेंटिफाई करना कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है जिनकी पॉपुलेशन एक एरिया पर काफी ज्यादा है, तो वहां पर उनके लिए सीट्स वगैरह जो है वो रिजर्व करना, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया कि अगर मेंबर्स के बीच में ओपिनियन के डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें मेजॉरिटी जो है वो प्रिवेल करेगी, यानी कि इसके कमीशन के जो मेंबर्स हैं तो उनके ओपिनियन जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। कुछ कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं ये वाली बढ़नी चाहिए, कोई बोल रहा है घटनी चाहिए, राइट। तो ऐसे जब कुछ इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उस दौरान जो मेजोरिटी जो कहेगी वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को एक थोड़ी सी इन जनरल आइडिया होना चाहिए आपको इसके बारे में। और डीलिमिटेशन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीलिमिटेशन कमीशन इंडिया की सबसे बड़ी पावरफुल बॉडी जो है वो मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि अगर इसने एक बार ऑर्डर पास कर दिया तो उसके जो ऑर्डर होते हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किए जा सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब देखो वो क्यों नहीं किए जाते थे, टेक्निकलिटी पे आप आओ, थोड़ा सा लॉजिक समझो। यहां पर ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हम लोग को देखने को मिलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज कोर्ट में क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक रिटायर्ड जज हम लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के देखने को मिल चुके हैं, राइट। तो इसीलिए भी ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। अगर टेक्निकल टर्म्स में आप इसको
देखने की समझने की कोशिश करो तो सिंपल सी चीज है, ये बस आप लोग को ध्यान में रखना है। और अभी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, यूनियन टेरिटरी को लेकर डिलिमिटेशन की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में था, बट आप लोग को मेनली ये चीज ध्यान में रखनी है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, राइट। अब इस न्यूज की तरफ चले गाइस, तो देखिए आपसे ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जा सकता है कि उइगुर जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा, ये एक कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो कि चाइना के जिंगजियांग रीजन पर रहती है। अब जिंगजियांग रीजन जो है ये चाइना का, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वो आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिंगजियांग रीजन, ठीक है। और ये जो रीजन है गाइस, यहाँ पर रहती है उइगुर कम्युनिटी। और चाइना की जो मेजॉरिटी है हन चाइनीज, वो इस कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और इवन काफी समय से ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिल रहा है, और काफी समय पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस भी किया था, जब चाइना इनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार कर रही थी। और दूसरी बात, फेशियल टेक्नोलॉजी की मदद से चाइना ने इनके ऊपर निगरानी रखना भी शुरू किया था, जिसको लेकर इंटरनेशनली क्रिटिसाइज किया गया था चाइना को, कि चाइना इस तरीके से एक कम्युनिटी के ऊपर निगरानी रख रही है। इन्होंने क्या किया था, उन कम्युनिटी की जो डिटेल्स है, क्योंकि देखो आप जानते हो कि हम लोग ने जो अपना आधार कार्ड दिया हुआ है, तो उसमें हमारी फेस फोटो है, हमारे जो बायोमेट्रिक्स हैं, राइट, वैसे ही चाइना के अंदर भी इस प्रकार की चीजें, डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम पर जो है वो इन लोगों की जो है वो तस्वीरें लगा दी, और इन लोगों को ट्रैक करने के लिए कि उइगुर जो है उनकी मूवमेंट क्या क्या है, कहां कहां पर ये लोग जा रहे हैं, उसको ट्रैक करने के लिए इन्होंने एक फेशियल टेक्नोलॉजी की मदद ली थी इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, और उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो चाइना, देखो एक चीज सिंपल याद रखो कि चाइना के अंदर जो मेजॉरिटी है हन चाइनीज, वो उइगुर कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और उइगुर कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें, तो जिंग जियांग जो रीजन है, एक प्रकार का ऑटोनॉमस रीजन ही हम लोग को चाइना के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये कम्युनिटी रहती है, और ये कम्युनिटी जो है गाइस, इनके एथनिक टाइज जो है ये टर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कि इनके जो घनिष्ठ जो जातीय संबंध जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और टर्की के साथ हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को एक पता होनी चाहिए इन जनरल इस चीज के बारे में। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस जो है उसने यूगर राइट्स बिल जो है वो पास किया। इसी प्रकार का हांगकांग को लेकर भी हांगकांग राइट बिल जो है वो पहले कुछ समय पहले इसने पास किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट चाइना को लेकर इसलिए इतना ज्यादा आ रहा है गाइस, क्योंकि देखो अभी चाइना और यूएसए के बीच में टक्कर आप लोग को पता है हो ही रही है, चाहे वो हांगकांग को लेकर हो। अभी कल परसों के लेक्चर में हम लोग ने, मेरे ख्याल से सैटरडे या फ्राइडे के लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था हांगकांग के बारे में भी, कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो हांगकांग को चाइना से अलग जो है वो नहीं मानता है। तो उसको लेकर हांगकांग को भी काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, राइट। इसके अलावा ये उइगुर को लेकर इसलिए इतना ज्यादा कंसर्न शो कर रहा है, क्योंकि देखो चाइना की जो मेजॉरिटी है हन चाइनीज, वो उइगुर को पसंद नहीं करती है। तो इसलिए ये चाह रहा है कि ये वाले जो रीजन है, ये कम्युनिटी जो है वो यूएसए को सपोर्ट करने लगे। उससे क्या फायदा होगा, चाइना अपना यूएसए अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन पर जो है वो बना पाएगा। तो ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और इस टॉपिक को आपको इस तरीके से समझना है, क्योंकि देखो यूएसए डायरेक्ट तो ये नहीं बोलेगा कि हम लोग इनका इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो है वो चाइना के ऊपर निगरानी रखनी है, या फिर इनका सपोर्ट हासिल करके चाइना के अगेंस्ट हम लोग काम कर सकें, राइट। तो ये डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं, ये डिप्लोमेटिक चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जो कि आप लोग के समझने की होती है। तो ये एनालिसिस आपको इस प्रकार से करनी है किसी टॉपिक के ऊपर, राइट। अब थोड़ी सी और हम लोग बात करेंगे हालांकि इस टॉपिक पे, जैसे कि जिंगजियांग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये टेक्निकली एक ऑटोनॉमस रीजन है, जो मैंने भी आपको बताया था, और काफी बड़ा एरिया है। लार्जेस्ट रीजन हम लोग को ऑटोनॉमस रीजन देखने को मिलता है, लार्जेस्ट ऑटोनॉमस रीजन चाइना के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है। दिस इज द मेन इशू। जड़ जो थी वो यहीं से पैदा हुई, मिनरल्स के कारण यहां पर जो है वो काफी ज्यादा काम मिलना शुरू हो गया, यहां पर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, राइट। तो यहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो पिछले कुछ सालों से हम लोग को देखने को मिली। इसी चीज ने यहां पर हन चाइनीज को अट्रैक्ट कर दिया। यहां पे जो चाइना के अंदर जो मेजोरिटी है हन चाइनीज, वो यहां पर आकर सेटल होना शुरू हो गई। अब जब कोई मेजोरिटी यहां पर मतलब यानी कि मेनलैंड की अगर कोई मेजोरिटी है, वो अगर यहां पर आकर सेटल होना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना दबदबा भी इस रीजन पे बैठाएगी। तो हुआ यही कि यहां पर इन लोगों ने अपना दबदबा बैठाना शुरू किया। फिर 2009 में भी एक मतलब क्राइसिस हम लोग को यहां पर देखने को मिले थे, वायलेंट क्राइसिस थे, वो दोनों भिड़ गए थे, हन चाइनीज और उइगुर कम्युनिटी। उसमें हन चाइनीज को उधेड़ फेंका था इन्होंने, उइगुर ने, क्योंकि उनकी टेरिटरी, उनका एरिया। तो इस प्रकार से चाइना की जो मेजोरिटी है हन चाइनीज और उइगुर, तो इनके बीच में यहां पर इस एरिया पर काफी प्रॉब्लम्स
हम लोग को देखने को मिलती रहती हैं, राइट। और इसी चीज को लेकर यूएसए जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि यूएसए का कहना है क्योंकि कि यहाँ पर चाइना की जो मेजोरिटी है, तो उसको लेकर ऑब्वियस बात है कि चाइना अपनी मेजोरिटी का सपोर्ट करेगा इस एरिया पर भी। तो चाइना इसीलिए अपनी मेजोरिटी का सपोर्ट कर रहा है, और चाइना के इसी चीज को लेकर, इसी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर यूएसए जो है वो उसने मुद्दा बनाकर इनके साथ जो है, उइगुर के साथ जो है वो हो रहा है यूएसए, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इशू मेजोरिटी माइनॉरिटी क्राइसिस का देखने को मिला है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर जब हन चाइनीज के मेजोरिटी हम लोग को देखने को मिली कि वो आ गई यहाँ पर, मेनलैंड चाइना की जो मेजोरिटी हन चाइनीज, वो जब यहाँ पर आई तो उन्होंने वेरियस जॉब्स वगैरह हासिल करना शुरू कर दिया। अब इसको आप लिंक करो इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर बेंगलुरु के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि अलग अलग जगह से लोग जो है, कर्नाटका के अंदर अलग अलग जगह से लोग जो है वो यहाँ पर आकर सेटल हो गए। तो इसको लेकर कुछ समय पहले कन्नीगढ़ को लेकर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल दिए थे कि कन्नीगढ़ को जो है वो मैंडेटरी उनको जॉब जो है वो देनी पड़ेगी, राइट। तो इस प्रकार का रिजर्वेशन हम लोग को मिल गया था, याद है आपको, कुछ समय पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो चीज है वो इस प्रकार से होती है, और इस प्रकार से ही लिंक करते हुए आप लोग को टॉपिक्स को पढ़ना है और समझना भी है। क्योंकि अगर आपसे टॉपिक देखो, जैसे ये उइगुर का टॉपिक चल रहा है, बट यहां पर मैंने आपको इंडिया डालते हुए समझाया, तो वैसे ही आपका मेंस का आंसर भी इसी प्रकार के कुछ होना चाहिए, राइट। तो यहाँ का जो इशू था वो आप, आई थिंक आप क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। एक और चीज ये जान लो कि ये जो रीजन है जिंगजियांग, ये 8 कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और अफगानिस्तान, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं यूएसए का जो ये बिल है जो कि इसने पास कर दिया है, और ये बिल जो है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास गया है साइन होने के लिए, राइट। वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो या तो इस बिल को पास कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, या फिर अपना वीटो यूज कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। हालांकि देखो यार, डोनाल्ड ट्रंप जो है ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरी जान लगा रहा है उसको पास कराने की, क्योंकि उनका टशन जो चल रही है वो चाइना के साथ चल रही है अभी एट प्रेजेंट, राइट। तो ये चीज थी उसमें। हालांकि अभी हम लोग को मेजर टारगेट नहीं करना है, मेजर फोकस नहीं करना है। मेजर टारगेट आप लोग का इशू को लेकर, मुद्दे को लेकर जो है वो होना चाहिए कि भाई क्या मुद्दा था और उसका वो क्यों कर रहा है यूएसए, ये बिल क्यों लेकर आया। तो वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, वो क्लियरिटी रखो आप। अब इस बिल में लिखा क्या है एग्जैक्टली, तो इस बिल के अंदर ऑब्वियसली बात है यूएसए तो वो सैंक्शन देगा ही देगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यूएसए ने जापान के ऊपर भी जो है वो सैंक्शन लगाया था स्टार्टिंग में, याद रहा आपको, हम लोग ने कुछ समय पहले एक टॉपिक को डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था, राइट। और ईरान के ऊपर भी इसने सैंक्शन लगाया। वैसे ही यहां पर सैंक्शन लगाया जा रहा है कि जो भी यूगर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट जो भी एक्शंस लेते हैं, स्पेशली चाइना की यहां पर बात हो रही है कि चाइना के जो लोग हैं तो वो यूगर कम्युनिटी के अगेंस्ट जो भी एक्शन लेते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इवन इसमें ना ही सिर्फ यूगर कम्युनिटी की बात करी है, बल्कि और भी दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनकी भी यहां पर उसने बात करी है, जिससे कि यूएसए को जो है वो इन लोगों का सपोर्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाए। तो ये मेजर गेम है यूएसए का, राइट। और ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि इवन यूनाइटेड नेशन का एस्टिमेट ये भी लगाया गया है कि यहां पर मतलब 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा लोग को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, कैंप्स में डिटेन करके रखा हुआ है। तो ये अत्याचार एक प्रकार का हो ही रहा है। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने भी इस चीज को प्रूव किया हुआ, और पहले भी हम लोग कई बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना की जो मेजोरिटी है और मेनलैंड जो चाइना है उसकी गवर्नमेंट ही मान के चलो आप, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो यूगर कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार करती है, राइट। तो ये तो हैंस प्रूव्ड ही है। और हालांकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है यूएसए का वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने भी आपको बताया था, वो चीज आपको मेनली दिमाग में रखनी है, राइट। इसके अलावा अब बिल के अंदर इसने ये भी मेंशन किया है जिससे कि इसको मतलब ये जो है वो एज अ न्यूट्रल तरीके की तरह जो है वो नजर आए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कि यार यूएसए बिल्कुल न्यूट्रल है, वो किसी यानी कि वो चाइना के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा है, वो एक कम्युनिटी के फेवर की बात कर रहा है। तो इस प्रकार का ढोंग दिखाने के लिए उन्होंने इन लोगों ने एक और चीज लिख दी थी, मेंशन कर दी थी कि इस बिल के अंदर की यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी फर्म्स हैं जो कि जिंगजियांग रीजन में मौजूद है एट प्रेजेंट, तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं तो उसमें वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का उपयोग ना करें जिसको बनाने के लिए फोर्स लेबर यूज की जा रही हो, राइट, बेकार यूज की जा रही हो। तो ये बेसिकली मतलब ये इन्होंने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये जो है वो क्लॉज रखा है, बट वी नो अबाउट इट कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन टारगेट जो है वो चाइना को फायर करने का, यानी कि चाइना के ऊपर आग निकालने का है, राइट। अगेन एक और आप जानते हो गाइस कि इसी साल जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले 29 मई की अभी बात है, रीसेंट पास्ट की बात है, तो उसने लिखा था ट्विटर के ऊपर, इसने बेसिकली बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ट्विटर जो है वो पक्षपात करता है और ट्विटर जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, एक तरह की वो चाइना का फेवर कर रहा है, इस प्रकार की चीज उसने लिखी थी। हालांकि इतना आपको ये सब चीजों में पढ़ना नहीं है, ज्यादा जाना नहीं है ये फालतू की बातों में। मेनली बस आप ये याद रखो गाइस कि ट्रंप ने अभी एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन किया है जो कि एम कर रहा है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो फेसबुक, ट्विटर और ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हम लोग सोशल मीडिया के देखते हैं ना, तो इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म में जो सोशल मीडिया जो कंपनी जो होती है स्पेशली, तो उनको कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उनकी प्रोटेक्शन रिमूव की जा रही है। अब ये प्रोटेक्शन क्या है, इस चीज को आप समझो। आप जैसे कि गाइस सोशल मीडिया में हर कोई है, कोई भी अकाउंट खोल के सोशल मीडिया में
जो है वो एंटर हो सकता है। तो एक व्यक्ति है, उसने सोशल मीडिया पे अकाउंट खोला और वो एंटर हुआ, उसने ट्रम्प के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखना शुरू कर दिया, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको मेंशन करना शुरू कर दिया। अब इसको लेकर क्या होता है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति जो चीज गलत कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, राइट, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इनकी कंपनी है और इसकी कंपनी के अंदर, यानी कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जो कंपनी है, उसमें एक व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत उपयोग कर रहा है, किसी को गाली बक रहा है, डिफेम कर रहा है, इस प्रकार की हरकत कर रहा है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी जो है वो उस व्यक्ति के जो व्यक्ति को जो है जो भी इस प्रकार की हरकत कर रहा है उसको बैन करे और उसके कमेंट्स को डिलीट करे। ये पता है इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका इलेक्शन चल रहा है और ये लोग डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि उसके खिलाफ जो है वो कोई आवाज ना उठाए। ये मेन गेम इसके पीछे का ये है, मेन पिक्चर, मेन कारण जो है वो ये चीज है। तो ये चीज आप लोग को समझनी है और एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए कि किस प्रकार की चीजें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रही है, स्पेशली सोशल मीडिया को लेकर, कि वो सोशल मीडिया की जो बेसिकली कुछ सोशल मीडिया के पास प्रोटेक्शंस होती हैं, कुछ पावर्स होते हैं कि वो जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो क्राइम कर रहा है व्यक्ति, ना कि सोशल मीडिया कंपनी, क्योंकि कंपनी ने तो एक प्लेटफॉर्म दे रखा है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी जो है वो किसी प्रकार की चीजें उपयोग कर सकता है। बट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई आपकी कंपनी में ये हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को टैकल करना, तो आपके खिलाफ भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बेसिकली इसका एक मेन मुद्दा था जिसकी अंडरस्टैंडिंग एक जनरल आपको होनी चाहिए थी, बस इससे ज्यादा। और ये टॉपिक और कुछ डिमांड नहीं करता आपसे, और इसमें वो कानून वगैरह कौन सा आएगा वो सब पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टॉपिक को सिर्फ उतना पढ़ना है आपको जो कि एग्जामिनेशन में आप लिख पाओ और जिससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो टैकल कर पाओ, बस। उससे ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक को उठा के चलोगे तो आप उसमें जितना पढ़ोगे उतना कम मिलेगा आपको। और ये एग्जामिनेशन आपसे क्या डिमांड करता है, उतना पढ़ने की डिमांड करता है जिससे एग्जामिनेशन आपका क्रैक हो। और वो चीज मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि काफी सारे मुझे कई बार नए व्यूअर्स जो है वो मैसेज कर देते हैं पर्सनली भी कि सर ये टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझा दो सर। तो कोई भी टॉपिक है उसको आप जितना डिटेल में पढ़ना चाहो आप खुद से रिसर्च करके पढ़ सकते हो। मैं यहां पर उतनी चीज बताता हूं जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, राइट। अब आगे की बात करते हैं, बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के बारे में। तो ये अवार्ड जो है गाइस यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये पहली बार एक साथ दो महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया है, ज्वाइंटली पहली बार ये अवार्ड जो है वो पेश किया गया है, दो महिलाओं को दिया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से मेजर सुमन गवानी को मिला है ये अवार्ड, और जो ब्राजील की जो कमांडर है वो हम लोग को कार्ला मॉन्टेरियो दा कास्त्रो और अरुजो, तो ये इनका नाम है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। तो दो महिलाओं को पहली बार, इंडिया और ब्राजील की दो महिलाएं हैं तो उनको पहली बार ये जो है अवार्ड मिला है। तो ये वुमेन पीस कीपर हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। और इस अवार्ड की थोड़ी सी अगर हम लोग चर्चा करें तो ये अवार्ड 2016 में लाया गया था। ये बेसिकली जो मिलिट्री के पीस कीपर्स जो होते हैं, इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर, यानी कि जो व्यक्ति है, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन को हम लोगों ने डिटेल में परसों डिस्कस किया हुआ है 30 मई के लेक्चर को। जिन बच्चों ने नहीं देखा है इस टॉपिक को जाकर देख लो, इसको मैंने काफी डिटेल में आप लोग को टॉपिक पढ़ाया है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितनी भी विंग्स वगैरह आती है तो वो सिविल सर्विसेज पूछती है, और ये टॉपिक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर देखिए वुमेन इन पीस कीपिंग जो थी वो थीम थी, हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। तो इस प्रकार की जो चीजें आती हैं वो अक्सर एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछ ली जाती है। तो इस टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप 30 मई 2020 के लेक्चर में 25 मिनट 38 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा ये वाला टॉपिक वो जाकर देख लीजिएगा, राइट। और इसकी आगे की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बताया जाता है कि जितने भी मिलिट्री पीस कीपर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के, तो उनको जो है वो ये अवार्ड दिया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन जो है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कैसे प्रमोट किया है, और उनके डेडिकेशन वगैरह को देखकर ये अवार्ड उनको दिया जाता है। तो इसके प्रिंसिपल्स वगैरह क्या होते हैं तो आपको वो तब पता लगेंगे जब आप इस लेक्चर को या फिर इस वीडियो को, इस टॉपिक को जो है वो देख लोगे। और पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये दो पीस कीपर को एक साथ जो है वो अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। अब WHO फाउंडेशन की बात हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन की बात हो रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया है। क्यों किया है तो देखिए गाइस, यहां पर यह बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा फंडिंग को लाने के लिए, ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, फंडिंग को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया कि उनके पास और फंडिंग जो है वो आ सके, राइट। और ये जो WHO फाउंडेशन है वो किसके ऊपर टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा
कि मतलब ज्यादा से ज्यादा जो इंडिविजुअल जो लोग हैं, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो इंडिविजुअल जो डोनर्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डोनेट करे। तो इस पर ये मेनली टारगेट करेगा। और इस पर उसके और भी अगर टारगेट्स की अगर हम लोग बात करें, फोकस की अगर बात करें, तो इसका फोकस ये भी है कि इमरजेंसी और पेंडेमिक रिस्पांस पे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेगा। यानी कि इमरजेंसी के समय पे, पेंडेमिक के समय पे, जो आज की डेट में जो महामारी चल रही है, तो उस समय इन्होंने एक ऐसी विंग बना दी है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करेगी। हालांकि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, अटैच नहीं है, ये बिल्कुल लीगली इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप एक विंग कह सकते हो, बट वो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं है, वो उससे इंडिपेंडेंट है। उसका काम जो है वो पूरा का पूरा अलग है। और मेन जो इसका जो काम जिसके लिए इसको बनाया गया है, वो फंडिंग को अरेंज करने के लिए बनाया गया कि नई फंडिंग जो है वो आए, ज्यादा पैसा जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आ सके। तो इस पर मेन टारगेट किया गया है, राइट। और ये किसके लिए भी और काम करेगी, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 बिलियन या ट्रिपल बिलियन जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ये काम करेगी। अब ट्रिपल बिलियन गोल्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बाकी इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, राइट। अब ट्रिपल बिलियन गोल क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो गाइस देखो, प्रोटेक्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये इसके 3 टारगेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनका पहला टारगेट है प्रोटेक्ट का, कि इनको हेल्थ इमरजेंसी से 1 बिलियन 1 अरब लोगों को प्रोटेक्ट करना है, राइट, उनकी रक्षा करना है। और 1 बिलियन लोगों तक कवरेज जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ का एक्सटेंड करना है, पहुंचाना है हेल्थ का कवरेज 1 बिलियन लोगों तक। तीसरा जो टारगेट है कि 2023 तक 1 बिलियन लोग जो है उनको हेल्दी लाइफ और वेलबींग अश्योर करना है, कि उनकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहे और अच्छे से वो अपना जीवन जो है वो स्वस्थ जीवन जो है वो बिता सके। तो ये इसके मेजर ट्रिपल बिलियन गोल इसके हम लोग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रिपल बिलियन जो लक्ष्य है, गोल है, वो किसके हैं, तो याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, और बाकी स्टेटमेंट वाइज के हिसाब से मैंने आप लोग को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी अगर आपको जानकारी चाहिए कि इसकी फंडिंग कैसी होती है, कहां से ये पैसा अरेंज करती है, क्योंकि देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंडेशन लाया गया है, इसका मेन जो कारण है इसको लाने का, वो फंडिंग, और ज्यादा फंडिंग मिल सके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए किया गया है। तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टॉपिक को भी अच्छे से देखना। जिन बच्चों ने ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं वो एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कहां से इसका पैसा आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कहां से इसकी फंडिंग आती है, किस प्रकार से ये अपनी फंडिंग या फिर अपने रिजर्व्स वगैरह जो है उसको मैनेज करता है, मेंटेन करता है। पूरी चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको यहां पर मिल जाएगी। और डब्ल्यूएचओ ऑटोमेटिकली इस साल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर इतनी बार डब्ल्यूएचओ न्यूज में आ चुका है कि डेफिनेटली आपसे एक ना एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड होगा ही होगा, और मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। कहां मिलेगा, हमारा यूट्यूब चैनल है ओनली करंट अफेयर का, वहां पे 14 अप्रैल 2020 का ये लेक्चर है। आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम होता है वहां पे लिखिएगा 14 अप्रैल 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर, तो आपको ये सबसे ऊपर टॉप में ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में 12 मिनट 6 सेकंड पे आप जाओगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, राइट। आगे की बात करें, उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर का एक हर्बल रोड बनाएगी। एक ऐसा रोड जो हर्बल का है, तो क्या ऐसा है पॉसिबल है हर्बल का रोड? नहीं। देखो इसमें यही आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर जो इंसान इस टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ेगा तो उसको लगेगा जैसे कि डांबर के रोड है वैसे हर्बल का रोड बना दिया उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर का रोड बना तो रही है और इसको हर्बल रोड नाम दिया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रोड का कंस्ट्रक्शन हर्बल से होगा। इसका नाम हर्बल रोड इसलिए दिया गया है क्योंकि इस रोड के आजू बाजू दोनों तरफ जो पेड़ होंगे वो हर्बल ट्रीज हम लोग को देखने को मिलेंगे। हर्बल ट्रीज मेडिसिनल ट्रीज होते हैं, आपको पता होगा वेरियस जो ट्रीज होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं, राइट। उनसे जड़ी बूटी दवा वगैरह बनती है, राइट। तो ये हर्बल ट्रीज कहलाए जाते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, नीम हो गए, शाहजहान हम लोग को देखने को मिलता है, ब्रह्मी खाया करो आप लोग, पता है ये पतंजलि की ब्रह्मी मिलती है। अश्वगंधा अगर खाना चाहो तो वो भी अच्छा होता है, बट ब्रह्मी खाया करो, इससे माइंड जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है। तो मतलब एक मेरा सजेशन है, आप जैसा भी चाहो, अगर आप खाना चाहो तो खाया करो, सुबह उठ के खाया करो, इससे कहता है माइंड काफी अच्छा होता है, मेमोरी पावर इससे काफी अच्छी होती है, ब्रह्मी काफी अच्छा रहता है। जट्रोफा, तो ये कुछ ऐसे वेराइटीज हैं हर्बल ट्रीज की। और फिर हम लोग को जो मेडिसिनल ट्रीज देखने को मिलते हैं, नीम के बारे में आप जानते होंगे, तो ये ऐसे कुछ ट्रीज के एग्जांपल हैं जो कि हम लोग को देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के 800 किलोमीटर के रोड के आजू बाजू। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन रोड से जब लोग बाग निकलेंगे तो उनको वेरियस डिजीज वगैरह ना हो, यानी कि एयरबॉर्न डिजीज वगैरह ना हो, तो इसके लिए ये पेड़ लगाया जा रहा है। काफी शानदार इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश का, ये तो मेंस में भी आप लिख सकते हो, काफी बेहतरीन चीज है। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना जो पेड़ है, आप बताइए कि इनमें से कौन से पेड़ हर्बल हैं
या मेडिसिनल यूज के हैं, तो ये पेड़ों के नाम थोड़ा सा याद रख लेना, न्यूज में था ये, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे इस, तो देखो चाइना बहुत शाना है, चाइना ने हम लोग के पास जो है कोरोना वायरस, हम लोग के पास पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला दिया, राइट। बट हमारी कंट्री के अंदर, आसाम के अंदर एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो एपिसेंटर बन गया। आसाम के अंदर करीब 2800 के आसपास सुअरों की मौत हो गई थी इस डिजीज के कारण, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण। तो उसको लेकर इसने जो पोर्क जो है, यानी कि जो सुअर है, उसके इंपोर्ट को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है चाइना ने, कि इंडिया से कोई भी सुअर नहीं आएगा। तो देखो क्विक एक्शन लिया चाइना ने, और खुद के समय पे दुनिया को बताया नहीं कि इनके पास से कोरोना वायरस निकल रहा है। तो बहुत शानी खीर है ये चाइना। चलो एनीवेज, अब आगे की बात करेंगे हम लोग, बट बिफोर दैट ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर या फिर इसके अलावा एक और टॉपिक आपको इसका पढ़ोगे तो आगे मिलेगा, हॉक कॉलेरा करके। ये दो टॉपिक है, ये मतलब इससे रिलेटेड, स्वाइन फीवर से रिलेटेड या सुअरों की बीमारी से रिलेटेड। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, जिनने पढ़ लिया रिवाइज कर लेना, क्योंकि 2-3 बार ये टॉपिक अगेन न्यूज में हम लोग को देखने को मिल चुका है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है, राइट। ये आपको कहां पे मिलेगा, 7 मई 2020 को, पिछले महीने ही हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। 5 मिनट 21 सेकंड पे आप जाओगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा गाइज आज लास्ट टॉपिक था, और पेपर 3 से रिलेटेड कोई टॉपिक्स नहीं है आज की डेट में। और देखिए अभी कहीं जाइएगा नहीं, आज मैंने आप लोग के लिए एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है। अभी आपको थोड़ी देर में, यानी कि जैसे ही मैं ये फिनिश करूंगा, आपको बाय बोलूंगा, उसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो आपको उसके आंसर जो है वो बताने। जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं वो, बेसिकली उनमें से कुछ रैंडमली 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप वो उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा, और आप चाहो तो क्वेश्चन देने के बाद पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा कि आपने कितने आंसर जो है वो सही किए हैं, और अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। तो ये इनिशिएटिव आज से शुरू हुआ है। अगर आपको ऐसा रोज चाहिए और आपको अच्छा लग रहा है ये वाला इनिशिएटिव, तो मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। मैं रेगुलरली इनिशिएटिव आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। हो चलो यार, बहुत ज्यादा दर्द हो गया। और जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, जो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। 1 कंट्री 2 सिस्टम, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हांगकांग वाला जो टॉपिक था, इसको एक बार आप देख लेना, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना लेना, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइना जो है वो हांगकांग को हड़पने के लिए जो अभी एट प्रेजेंट कानून लेकर आया था, तो उसको उसने पास वगैरह करा दिया, लागू वगैरह हो गया है वो वाला कानून उसका। और अब देखते हैं आगे चल के क्या चीजें हम लोग को इससे रिलेटेड देखने को मिल सकती है। तो इससे तो आप अपडेटेड रहो, क्योंकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड फर्दर न्यूज आपको देखने को मिलेंगी, राइट। और हैंड रिटन नोट्स बनाइए इससे रिलेटेड, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और होमवर्क करने से पहले ये नोटिस है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर होमवर्क कीजिएगा। और सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। और ये हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है गाइस, ये सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। और स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के पीडीएफ का एक पेड कोर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। तो उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो यहां पर आपको उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैंने आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से दिमाग में समझ में आ गए, क्लियर हो गए, तो मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।